अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान का चीन में आज मसरूफ दिन गुजरा। वजीर आजम अब चीन के बाद सऊदी अरब भी जाएंगे, पर ऐसा लग रहा है कि इधर पाकिस्तान में इनके लिए मौलाना ने जंग का मैदान सजा लिया है। पर हुकूमत की वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह इस जंग के लिए तैयार नजर आते हैं। मैं ये देखता हूँ मौलाना साहब बड़े सारी उम्र के पॉलिटिक्स में हैं, उनके वालिद साहब भी थे। मेरा जो अपना ख्याल है, मैं कहता हूँ लोग उसको किसी और से, मेरे ख्याल के मुताबिक मौलाना साहब नहीं आएंगे। मुझे खुद भी लगता है, बिकॉज दिस इज़ ए सुसाइड। 28 तारीख आप लोगों को पता है कि 27 अक्टूबर 47 द इंडियन दे एनेक्स्ड मकबूजा कश्मीर। तो क्या ये धरने की वो डेट देना चाहते हैं कि अभी वो एनेक्स करने आ रहे हैं? उस सफ में नहीं खड़ा होना चाहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो नहीं करेंगे धरना। पर अगर मौलाना आ गए तो क्या हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी? अगर करेगी तो क्या खून खराबे का खदशा है? नाजरीन, आपको याद दिलाऊं कि मौलाना साहब ने ये कह दिया है कि अब वो 27 अक्टूबर चलेंगे, उनका कारवान चलेगा और 31 अक्टूबर को वो इधर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नाज़रीन, अगर मौलाना फजल रहमान ने मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए साथ देना कितना मुश्किल होगा, ये अहम सवाल हो गया है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ता गया और इनके कायदीन को सलाखों के पीछे धकेला गया तो फिर क्या हालात इनको मौलाना के धरने में धकेल सकते हैं, ये एक सवाल है। और आज नाजरीन PMLN के सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें अभी भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई। बस ये कहा गया कि मौलाना फजल रहमान का साथ देंगे। हमारे साथ हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एडिटर द नेशन, कॉलम निगार हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं और एंकर पर्सन हैं जिरगा प्रोग्राम के। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेजर जनरल साहब आपसे शुरू करती हूँ। ये जो वजीर दाखिला साहब ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान साहब आएंगे, उनका आना यहाँ पे खुदकुशी करना होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप चूंकि सिक्योरिटी इश्यूज को भी अच्छी तरीके से देखते हैं, सेक्शन 144 इम्पोज तो है, मगर माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यहाँ पे धरने किए। तो आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान, चूंकि उनकी पार्टी के अंदर काफी लोग हैं, वो यहाँ तक आने में कामयाब हो जाएंगे? थैंक यू वेरी मच मुनीज़। देखिए, दो बातें हैं जो आपने कही। कामयाब हो जाएंगे, यस। अगर वो 15 लाख तो खैर कह रहे हैं, लेकिन 15 से 20 हजार आदमी लेके आना जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर वजीर दाखिला साहब का जो बयान है और पहले भी जो उनके बयानात आते रहे हैं, उससे आप हुकूमत के मूड को कैसे गौज करते हैं? क्या आप समझते हैं कि वो उनको यहाँ तक आने देंगे या बहुत सारे अरेस्ट देखेंगे, डिटेंशंस देखेंगे हम? नहीं मुनीज़, मैं जल्दी से बात मुकम्मल करूंगा। आने की पॉसिबिलिटी है, वो आ सकते हैं। और आने की एक वजह यह है जो वो पोस्टपोन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने नामूसे रसालत के नाम पे इतना चंदा इकट्ठा कर लिया है। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए भी कुछ ना कुछ हरकत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो प्रोटेस्ट शुरू जरूर करेंगे। चंद शहरों में हो जाए और इस्लामाबाद में कितने पहुंचते हैं दैट्स डिफरेंट। लेकिन सुइसाइडल इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है, हर जी शऊर पाकिस्तानी ये समझता है कि अफगानिस्तान का इस वक्त अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉल और पीस नेगोशिएशन रीस्टार्ट हो गई हैं और बड़े क्रिटिकल मरहले में वो दाखिल हो चुकी हैं। दे आर अबाउट टू बी इंक्ड। और इसी तरह जो वहां के इंतखाबात हैं, वहां का नतीजा भी अफगानिस्तान का आने वाला है और अफगानिस्तान का पीस पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। हमारे 2 लाख ट्रूप्स जो वहां पे डिप्लॉयड हैं, उनकी डिसएंगेजमेंट डायरेक्टली उससे लिंक्ड है अफगानिस्तान के अमन से। एक ये सेंसिटिविटी है। अच्छा। और दूसरा, कश्मीर के हालात जो देखें तो कश्मीर को जिस तरीके से इंडिया ने एनेक्स किया है। सलीम बुखारी साहब, अगर पंजाब से भी बच्चे निकाल लेते हैं, मदरसे के बच्चे, तो अब उन्होंने कहा है कि वो हमारे इसका हिस्सा नहीं बनेंगे मार्च का, मगर अगर वहां से लोगों को निकाल लेते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस पोजीशन में होगी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौलाना के साथ जाना पड़ेगा या आप अभी भी समझते हैं
कि वो शायद रुक जाएं, इसलिए चूंकि एक जो रिलीजियस कार्ड की बात हो रही है, मजहबी कार्ड की, उससे बहुत सारी पार्टी, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कतराती है। जनरल साहब जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, हमेशा उनके तज्जिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा उन्होंने जो इंटीरियर मिनिस्टर का बयान है उसको हम कह के कहा है कि हम इसलिए खुदकुश कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये उन तक ही रहने दें, इंटीरियर मिनिस्टर साहब तक। हम अपना इंडिपेंडेंट पोस्चर जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ इस तज़हीर की, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी। दूसरी बात ये है कि देखिए, बात ये है कि मौलाना साहब इस पूरी कार्रवाई की रिहर्सल पिछले 1 साल से कर रहे हैं। एक जो ये तासुर दिया जा रहा है पीटीआई लीडरशिप की तरफ से कि अचानक इनको क्या ख्याल आ गया कि धांधली हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ्रॉम डे वन मौलाना इज वन लीडर ऑफ जेयूआई जिसने कंसिस्टेंटली ये कहा है कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, ये मनूवर्ड है, ये इंजीनियर्ड है। हमें जरा हकायक के करीब करीब रह के कोशिश करनी चाहिए कि हम सूरत हाल को एनालाइज कर सकें। तो बंदे, एक बात मैंने पहले भी कही थी, मैं फिर जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि अगर मौलाना को 25 से 50 हजार तक लोग लेके इस्लामाबाद आने की इजाजत दी जाती है तो फिर पीटीआई का अल्लाह हाफ़िज़ है। इसका मतलब है समवेयर देयर इज ए चेंज ऑफ हार्ट। तो अच्छा, इस बात में से जो भी आप मतलब निकालना चाहें मैं उसको ओन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने जो कहना था वो कह दिया है। दूसरी बात नून लीग के हवाले से, देखिए नून लीग के पास हर गुजरते दिन के साथ ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। उनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो उस धरने में हर सूरत में कामयाब होंगे। बार्गेनिंग्स चलती रहती हैं। आपको पता है जो दिन मुकर्रर नहीं है मुलाकातों के, उन दिनों में बड़े बड़े अहम लोगों की मुलाकातें हो जाती हैं। नवाज शरीफ साहब से आपने भी सुन रखा है, मैंने भी सुन रखा है, कुछ आपका जर्नैल भी सुना गए थे उनके पास। तो वो ये सब कुछ चलता रहता है साथ साथ। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब एक जिद्दी आदमी है, वो इस जिद पर हैं कि उनके दौरे इक़्तिदार में ये लीडरशिप तो बाहर जेलों से नहीं आने देंगे। वो इसका इजहार वो बार बार कर चुके हैं। कहा जा रहा है ना, इस वक्त पूरी लीडरशिप इस बात पर लगी हुई है कि देखिए 27 अक्टूबर का दिन ऐसा है। मुझे ये बताइए, पीटीआई ने पिछले साल 27 अक्टूबर का दिन कितने जोश जज्बे के साथ मनाया था? कोई वाकया याद है आपको मुनीज़? आप भी जर्नलिज्म में है, मैं भी जर्नलिज्म में हूँ। ये आज अचानक 27 अक्टूबर की अहमियत इसलिए उजागर कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि मौलाना साहब आ रहे हैं। ये जो कबूतर को देख के बिल्ली की आंखें बंद करने, बिल्ली को देख के कबूतर की आंखें बंद करने का जो एक मुहावरा है, मुझे लगता है कि ये जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ना, कोई माई का लाल आ नहीं सकता, किसी माई के लाल को हम आने नहीं देंगे। ये सारी गिदड़ बड़की है। ठीक सलीम साहब, सलीम साफी साहब, अब आना उन्होंने बड़ी इक़्तिदार में आपके सूबे से है, वहां पे नाफिज किया हुआ है एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर 2019, जिसके तहत जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं कि कभी भी किसी के भी घर के अंदर घुस के उसको उठा सकते हैं, उसको कई दिनों कई सालों तक गायब कर सकते हैं, कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, हेबियस कॉर्पस भी वहां पे नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब यहां तक पहुंच पाएंगे? मेरे ख्याल में एक तो ये कि वो डिटरमिन बहुत हैं, और सिर्फ ये नहीं कि जलवत में डिटरमिन है, खलवत में भी डिटरमिन होते हैं। मैं पिछले दिनों मिला था उनसे। दूसरा, जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने आज जो फरमाया है, तो लगता है कि वज़ीर दाखिला साहब अपने आप को समझ रहे हैं उस पोजीशन पे जब वो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में थे। अच्छा, बाकी आगे जाके क्या होता है तो पाकिस्तान में तो खैर कल के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मगर देखिए सलीम साफी साहब, अगर हुकूमत भी हरकत में आ गई तो फिर खून खराबा तो होगा। अगर उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब को जाएं आप अरेस्ट कर लें, तो कैसे करेंगे उनको अरेस्ट? उनके तो इर्द गिर्द, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक घेरा डल जाता है। नहीं, ये तो एक हकीकत है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ, अगरचे पार्लिमानी लिहाज से आप देखें तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, ये बहुत बड़ी पार्टियां हैं उनकी कि जेयूआई की बनिस्बत। लेकिन अगर किसी पार्टी और किसी लीडर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वक्त जमा करने की सलाहियत है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात में है। और यही वजह है कि इससे पहले भी कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी मामूली सी हरकत करती है, उनके साथ क्या किया गया। नून लीग मामूली से हरकत करती है तो उसके साथ क्या किया गया? मगर पीपल्स पार्टी की पोजीशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी वाज़े तौर पे इनके साथ नहीं आ रही, और जाहिर है अगर मजहब कार्ड खेला जाएगा तो उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ होगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना के साथ आ जाएगी? क्योंकि उनके साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट भी, आपको याद होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर मौलाना साहब खड़े हो गए थे एतजाज अहसन साहब के खिलाफ। उज़र बना रही है, दोनों चांसेस है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की इस वक्त कैफियत ये है
कि वो उम्मीद से भी हैं और वो खौफजदा भी हैं। उम्मीद से इसलिए हैं कि वो मौलाना को भी ये बता रहे हैं कि जी दिसंबर तक तो वैसे भी तब्दीली आ रही है, तो हमें नाराज़ नहीं करना चाहिए उनको। क्या मतलब दिसंबर में भी तब्दीली आ रही है? ये पता नहीं, वो लोग बता रहे हैं कि जी वैसे भी तब्दीली तो आ रही है। तो मौलाना से कहते हैं कि आप हमसे लोगों को क्यों नाराज़ करना चाहते हैं, आप हमारे लिए आजमाइशों को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अगर उस वक्त तक आप भी थोड़ा सा आराम कर ले, सब्र कर ले। तो ये जो मज़हब वाले बिलावल वगैरह ने बात की थी ना, ये सब उज़र है, क्योंकि जब इलेक्शन के बाद वो मौलाना की क़ियादत में APC में जमा हो गए, उस वक्त भी मौलाना इसी तरह मज़हब के इशूज़ को लेकर फिरता था। फिर पिछले महीनों में जब उनके पास आते जाते थे तब भी ये मामला था, और मौलाना ने उन पे भी ये वाज़ेह किया है। पहले मौलाना तो कहता है कि मेरे तीनों के तीनों डिमांड्स वो सियासी हैं, और फिर उनको ये भी कहते हैं कि भाई जब आप लोग मेरे साथ मिलेंगे तो नारे स्ट्रेटजी सब मिल के बनेगी। तो ये लोग अगर ये चाहते हैं कि मौलाना मजहब का कार्ड बिल्कुल इस्तेमाल ना करे, तो उसके लिए तो जरूरी है कि फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके साथ मिले। नहीं, मगर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पोजीशन में होगी भी कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए चूंकि इस वक्त जो है उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है। मेजर जनरल एजाज अवान साहब, क्या हुकूमत इस पोजीशन के अंदर है कि वो खून खराबा मतलब अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि अगर स्टेट मशीनरी हरकत में आई तो मौलाना साहब ने तो वाजे कर दिया है कि रेजिस्टेंस होगी, अगर रेजिस्टेंस होगी तो फिर खून खराबा भी होगा। मुनीर जी थैंक यू। पहले मैं उस बात की वजाहत कर दूं जो बुखारी साहब ने उठाया है। पहली बात यह है कि मैं न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूं, न किसी का स्पोक्स पर्सन हूं। हमसे मुराद मेरे हम ख्याल क्रिटिक्स और एनालिस्ट हैं जो हम मुख्तलिफ फोरम पे मिलते रहते हैं, बात होती रहती है, जिनकी ये राय है कि अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के हालात और रीजनल हालात में मुल्क के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करना और अनरेस्ट पैदा करना सुसाइडल है। तो मैंने इस लिहाज से वो लफ्ज हम इस्तेमाल किया था, मैं किसी और की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। दूसरी बात, मगर ये जो हम ख्याल ग्रुप है हमारे, उनका क्या ख्याल है कि स्टेट इस पोजीशन में है, कैन दे अफोर्ड दिस काइंड ऑफ ब्लडशेड एट दिस पर्टिकुलर टाइम? ओके, यू आर स्ट्रेचिंग इट टू फार नाउ। अब बात यह है कि हमारे मुल्क की तारीख देखें, हमारे मुल्क की तारीख देखें, जब नून की हुकूमत थी और एक बहुत पॉपुलर लीडर इमरान खान उस वक्त और कादरी साहब जिनके पास स्ट्रीट पार कमिटेड लोगों की थी, वो आना चाह रहे थे, तो स्टेट ने 14 कत्ल किए और 96 को गोली मार दी। क्या उससे हुकूमत गिर गई थी? हमारे मुल्क की तारीख उठा के देख लें, कोई भी एक हुकूमत सिविल प्रोटेस्ट से, पीसफुल तरीके से, सिविलियन तरीके से तब्दील नहीं हुई। ये बाकी जमातें क्यों कह रही हैं कि जी तब्दीली आने वाली है, तब्दीली आने वाली है? तो जो हम ख्याल है वो क्या समझते हैं कि बाकी में तब्दीली, उनका क्या ख्याल है? ओके मुनीर, मुख्तसरन ये सारे 12वें खिलाड़ी हैं, और 12वां खिलाड़ी जो बाहर बैठा होता है उसकी हर वक्त ये दुआ होती है कि किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए और मुझे खेलने का मौका मिल जाए। वो या तौलिया और पानी का जाता है और मुंह से ये दुआएं मांग रहा होता है कि किसी तरीके से मुझे प्ले फील्ड में जाके परफॉर्म करने का मौका मिले। तो जो ये लोग बाहर बैठ गए हैं या रह गए हैं, जिनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने वोट किया, उनकी हालत बिल्कुल 12वें खिलाड़ी जैसी है कि वो बरसरे इक़्तिदार आना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने दिलचस्प बात की है मेजर जनरल एजाज अवान साहब के जो बाहर बैठे हुए हैं वो 12वें खिलाड़ी की तरह हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपका इशारा यकीनन मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इधर इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने एक मुजाहरा किया। वो FBR की दफ्तर की तरफ जाना चाह रहे थे मगर उनको रोक दिया गया। रवा माली साल में FPR की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसके मुताबिक किसी भी किस्म के कारोबारी हजरात के लिए लाजिम होगा कि वो हर इस खरीदार का कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड रखेंगे जो इनसे 50,000 रुपए या इससे जायद मालियात का सामान खरीदता है। अब जो ताजर हैं वो कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है और इसलिए अब वो सड़कों पे आ गए हैं और कहते हैं कि वो 27 अक्टूबर को, जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया था, उस दिन वो उनके जो प्रोटेस्ट है उसको ज्वाइन करेंगे। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। तमाम कारोबार ठप हो गए हैं,
पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान के ताजरों पर जुल्म और सितम टैक्सों का ढा रखा है, ये बेसिकली समझने की बात है। ये टैक्स ताजरों पे नहीं है, ये आम लोगों पे टैक्स है। तो हम चाहते हैं टैक्स देना, हम सिर्फ ये कहते हैं कि छोटे दुकानदारों को आप एक फिक्स टैक्स जो है स्कीम वो बना दें, वो दे दें हमें। ये अभी 5,000 लोगों का धरना बर्दाश्त नहीं करता है। 27 तारीख पे 15 लाख या 20 लाख का धरना आने वाला है, उसको कैसे बर्दाश्त करेगा? वो तो इनकलाबी लोग हैं। वो जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े कारोबार हैं, जिनकी बढ़िया फैक्ट्री है, वहीं से आप टैक्स ले लें। नाज़रीन, ताजरों से हटकर आम पाकिस्तानी को भी माशी सूरत हाल बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रही। यह गर्मी, सख्त गर्मी में 2000 से ऊपर नहीं आता था। इसमें टैक्सेज इतने लग गए हैं। जनरल सेल टैक्स है जी, ये किराया सर्विस मीटर है जी, लॉ है जी। अभी ये 5,000 रुपये मैंने जमा करा के आया जी। बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। उस टाइम तो 34 रुपए किलो आटा या हुण 55 रुपए किलो हो गया आटा। बड़ी तब्दीली बड़ी अच्छी आई है। और जी चीज उस टाइम देता है 50 रुपए, वो हुण 100 रुपए की मिलती है। सलीम बुखारी साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? चूंकि इस वक्त मौलाना साहब के साथ जो सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, वो उनका साथ देती है। हमने इकॉनमी का हाल है वो देख लिया है। अब नैब के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं वो काफी संगीन इल्जाम है। आप समझते हैं जहां आप बैठे हुए हैं लाहौर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़, क्या वहां के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं वो इतने मोटिवेटेड होंगे कि वो मौलाना का साथ दें? जी, पहली बात तो यह है कि मैं अब मुझे यकीन करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में यकीनन तब्दीली आ गई है, इसलिए कि टर्मिनोलॉजी भी अब क्रिकेट की इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है। और मैं एक बात वसूख से कह सकता हूं कि मौलाना 12वें खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है। ना वो जग लेके बैठे हुए दुआ मांग रहे हैं कि मेरी बारी आ जाए। मेरे ख्याल से इस तरह का ओवर सिंप्लीफिकेशन जो है उससे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह कि DI खान में उनको उनकी सीट से कैसे हराया गया, क्यों हराया गया, किसने हराया, ये अब कोई मुहिम्मा नहीं रह गया है। ये सारी बातें लोगों के इल्म में है कि जो एक तासुर था ना कि जनाब मुस्लिम लीग के पास तो ना कोई वर्कर है, ना उनके पास कोई कमिटेड जालेज है या मुतवालिज है, वो तासुर खत्म हो चुका हुआ है। आप ये देख लीजिए कि 1.5-2 साल से जो विच हंट हो रही है उसमें चाहे कोई पेशी हो, चाहे कहीं से कहीं जाना हो, उसमें वर्कर्स की जो तादाद अब तक लोगों को नजर आ रही है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। क्योंकि ये सब कुछ पहले नहीं था। जब वो अपने एग्जाइल से वापस आए थे, आपको याद है 500 बंदा नहीं जा सका था। ये सूरत हाल भी तब्दील हो गई हुई है। और नहीं, ये बात तो आपकी दुरुस्त है सलीम साहब, मुझे इजाजत दीजिए, ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर इनके जो मेजर लीडरान हैं वो तो आखिरकार सलाखों के पीछे हैं। अब सलीम साफी साहब, बात यह है कि लीडर उनके जो बड़े बड़े हैं वो सलाखों के पीछे हैं। मुश्किल वक्त है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, मगर उनके लिए ये भी बड़ा मुश्किल है कि मौलाना साहब यहाँ पे आ जाएं और मजहब कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये मुमकिन है कि मौलाना साहब यहाँ पे आएं और मजहब कार्ड का ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि जी हम तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही रुकेंगे, उसके तहत ही बात करेंगे। नहीं, मजहब कार्ड से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय मजहब कार्ड? अब देखिए ना, उन्होंने जो डोनेशन इकट्ठी की है वो उन्होंने इस पे की है कि जी मजहब कार्ड को इस्तेमाल करते हुए ही उन्होंने डोनेशन भी इकट्ठी की है। तो फिर बात तो है कि उन्होंने स्लोगन तो मसलन हर ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर एक पार्टी के देखें तो एक इलाके में उनका एक पोस्टर होता है, दूसरे में दूसरा होता है, तीसरे में तीसरा होता है, उनके वर्कर्स कुछ और करते हैं। आप जाते हैं उस चीज पे कि जो कहना शुरू कर दे इमरान खान के खिलाफ कि जी वो जूइश हैं, वो ये अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कोई ये कहें कि जी मैं ख़त्म नबूवत के कानून का जो पाकिस्तान के आईन के अंदर है हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये मज़हब कार्ड का इस्तेमाल हो गया या कि आईनी बात हो गई? क्योंकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ना, और आपका वज़ीर आज़म और आपके वज़रा जब हलफ लेते हैं तो उनको उस चीज़ का इकरार करना पड़ता है। तो मौलाना तो कहेंगे कि मैं तो एक आईनी बात कर रहा हूँ। नहीं, मगर इसके ऊपर देखिए ना, हर पार्टी की अपनी राय होती है। हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय जरा मुख्तलिफ तो पीपल्स पार्टी ये भी कहेगी ना कि कादियानियों को तो उनके लीडर के दौर में गैर मुस्लिम करार दिया गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके लीडर के दौर में बनाया गया था। बात ये है सलीम साफी साहब, ये बारीकियों में अगर वो चले जाएंगे तो मामला उसी तरह उलझता चला जाएगा ना। मौलाना और ये लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग हम पे वो इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं। देखिए वो तो ये कहते हैं, अभी इस वक्त एक वज़ीर आज़म जिनके एक तरफ नईमुल हक साहब बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब बैठे हुए हैं, तीसरी तरफ जुल्फी बुखारी साहब बैठे हुए हैं और वो आके रियासत मदीना की बात करते हैं,
तो उनका इल्ज़ाम तो ये कि मज़हब कार्ड का बदतरीन इस्तेमाल तो ये है। हमारा तो सारा ज़िंदगी जब से पैदा हुए हैं मदरसे में पढ़े, हम तो ये मज़हब की बात कर रहे हैं। बात ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाएगी कि नहीं आएगी, उनके लिए कितना मुश्किल होगा? देखें, वो जो उन्होंने बात की ना सलीम बुखारी साहब ने, कि पहली बात तो ये कि उनके लिए इनसे अलग होना भी इतना आसान नहीं है। अगर होते तो अभी तक अलग हो जाते ना। वो मौलाना के साथ मुलाकातें करके साथ देंगे, जलसे में आएंगे, इस कार्ड को कैश भी करना चाहते हैं अपने लिए रिलीफ या डील की खातिर, ठीक, और साथ साथ पूरी तरह मौलाना के साथ कमिटमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो उस वक्त तक अगर उनको कोई अच्छी डील और अच्छा पैकेज मिल गया, ठीक है, तो वो कोई एक्सक्यूज बना के पीछे हट जाएंगे, नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी उनके साथ आएगी मौलाना के साथ। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, तो नवाज शरीफ और मरियम तो अपने पार्टी लोगों से बता रहे हैं कि एक तो हमें दिसंबर तक निकालने की कोशिश ही ना करो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा वर्कर चार्ज रहे ताकि वो मौलाना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में निकले। मेजर जनरल साहब, बात यह है कि अब जो एक ड्राइव शुरू हुई थी करप्शन की, वो तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ अपोजिशन जो है वो शिकंजे में आई है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पिछले 5 साल में जो 5 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने 2420 केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है मनी लॉन्ड्रिंग के, और उसके अंदर सिर्फ एक बंदा जो अक्यूज था उसको सजा हुई है, और वो है मियां नवाज शरीफ। तो अब लोग भी ये पूछना शुरू हो गए हैं कि क्या ये जो करप्शन की मुहिम है ये क्या सिर्फ अपोजिशन की तरफ ही है? मुनीर जी, ये बात इस पे बहुत हो चुकी है। मैं पहले उस 2 बातों का जवाब दे दूं जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे। आपने सलीम साफी साहब से बड़ी खूबसूरती से, बड़े मंझे हुए एक एंकर पर्सन के जरिए, होस्ट के तौर पे आपने निकलवा लिया, जो वो कह रहे हैं ना कि अगर उन्हें कोई बेहतर डील या ढील मिल गई तो वो पीछे हट जाएंगे। इन दोनों पार्टियों का इशू ये है कि ये किसी डील या ढील के इंतजार में है। दूसरी बात, जब इनके बड़े लीडर अरेस्ट हुए हैं, न लाहौर बंद हुआ, न सिंध, सखर, नवाब शाह और कराची बंद हुआ। उधर अदी और जरदारी साहब अंदर हैं और सिंध पुरअमन है। इधर लाहौर जिसमें मैक्सिमम उनकी सीट्स हैं, इनका लीडर अंदर है और लाहौर बड़ा पुरअमन है और बातचीत चल रही है। कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई जहां बड़े सी चेंज आ गई है लोगों की ओपिनियन में। अगर वो कह रहे हैं डील और ढील, तो डील और ढील देने वाले भी तो एक ही किस्म के लोग होते हैं ना। तो या वो देने को तैयार हैं या देने को नहीं तैयार है। मगर मौलाना फजलुर रहमान का क्या मोटिवेशन हो सकती है कि वो अक्टूबर में आए? अगर वो देने को ही तैयार नहीं है तो फिर मौलाना साहब क्यों आ रहे हैं सड़कों पे? नहीं, देखिए बात यह है, मौलाना साहब तो मैंने आपको पहले अपना एनालिसिस दे दिया है कि वो 12वें खिलाड़ी हैं, बेताब हैं। एक उन्होंने वो चंदा जो नामूसे रिसालत के नाम पे इकट्ठा कर लिया है। ये साफी साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, इन्होंने कल एक प्रोग्राम किया है, परसों जिरगा, जिसमें अताउर रहमान साहब बैठे थे। इन्होंने उनसे 2 सवाल पूछे, उन्होंने जवाब में कहा जी हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम इन इंतखाबात को नहीं मानते। साफी साहब ने सवाल किया जो आपके आदमी जीत कर पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्होंने कहा हम उनको भी नहीं मानते। तो अगर माइंडसेट ये है कि हम पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है, तो मुझे तो ग्रासी ग्राउंड में सूफी मोहम्मद की तकरीर याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था ना हम जमहूरियत को मानते हैं ना आइन को मानते हैं। ये आइन को तो मानते हैं लेकिन पार्लियामेंट को नहीं मानते। इस बात के ऊपर जी साफी साहब, एक गुजारिश मैं ये करूंगा जी कर लें कि देखें, अभी एक तो 12वीं खिलाड़ी की बात, तो इस पे पूरे मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP, इवन पाक सरजमीन वही बात की थी जो मौलाना खान साहब कर रहे हैं। या मसलन हम जैसे तालिब इल्मों ने भी ना क्या बात की थी? ये कि ये इलेक्शन फेयर नहीं थे। ठीक है ना, मगर फिर बात आगे बढ़ गई, जाहिर है उन्होंने फिर नहीं आगे नहीं बढ़ी। देखिए पिछले इलेक्शन आज तक फेयर हुए हैं। देखिए पिछले इलेक्शन के बारे में पिछले उसमें किसने आज तक कहा है कि फलां फेयर थे? अच्छा मैं आपकी जानिब आऊंगी ना, पहले इनकी बात मुकम्मल करने दे जी। मसलन मुझ जैसे तालिब इल्म ने भी इलेक्शन से पहले टीवी पे आके कहा था कि मैं इस इलेक्शन में वोट नहीं डालूंगा। वो जो एंकर से वो पाकिस्तान को वोट दो ना, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो एक तो बात ये है, वो सब ये समझते हैं कि 12वें खिलाड़ी नहीं, वो कहते हैं ये सारे ओपनर्स थे। मसलन नवाज शरीफ ओपनर था, जरदा पीपल्स पार्टी ओपनर थी, मौलाना साहब खुद उनके ऑलराउंडर थे।
तो वो कहते हैं कि दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि आप ओपनर्स को आपने बड़े सिस्टमेटिकली उनको टीम से निकाल दिया, उनको 12वां खिलाड़ी की जगह पे बिठा दिया और उसके साथ आपने एक अनाड़ी खिलाड़ी को लाके वो ओपनर भी बना दिया और कैप्टन भी बना दिया। तो उनकी एक ये राय है। दूसरा ये जो चंद देखिए सलीम साफी साहब, बात को आगे बढ़ाएं और रैप अप भी हमने करना है कि देखिए पार्लियामेंट के अंदर तो सबने आना ही था ना, वो तो एक बात डिसाइडेड थी कि हम पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, मौलाना साहब उनको कहते रह गए मगर वो आए। लेकिन वो उसी दिन एक चीज वो कहते हैं सब ने की थी जब एपीसी हुआ इलेक्शन के बाद, ठीक है वो मान सब ने ये बात कह दी। वैसे तो पिछली मरतबा भी पार्लियामेंट में भी पीटीआई आई हुई थी ना, ये देखे मकाफात अमल है। पिछले 5 साल में इन्होंने जो कुछ किया है ना वही चीज अब पिछले मरतबा ये लोग खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी बना दी, असेंबली में भी बैठे थे, लेकिन ये कहा कि ये चीज है। पिछली मरतबा हम इनको कह रहे थे उस वक्त भी ये मुल्क को शदीद खतरात थे। देखें अब मुझे पूरे मुल्क में धमाके हो रहे थे, पूरे मुल्क में धमाके हो रहे थे, मुल्क को शदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना था, कश्मीर उस वक्त भी आजाद नहीं था। इन लोगों ने कहा कि नहीं जी वो जस्टिफाइड है। आज मौलाना भी कहते हैं कि यार उस वक्त से तो हालात आज ठीक है, उस तरह के धमाके तो नहीं हो रहे हैं, एपीएस जैसे वाकयात तो नहीं हो रहे। बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर सलीम बुखारी तो साहब मेरे सवाल आप सबसे ये है कि ये मांग रहे हैं अगले साल फ्रेश इलेक्शंस। तो फ्रेश इलेक्शंस के अंदर जिस तरह के ये सारे कह रहे हैं कि ये अनाड़ी खिलाड़ी या डील देने वाले या ढील देने वाले, तो फ्रेश इलेक्शंस भी तो उनकी निगरानी के अंदर होंगे ना, तो उनसे क्या नई तवक्कुआत हैं इनकी? और पहली बात तो यह है कि मुनीज़े हुकूमत को, इमरान खान साहब को नए इलेक्शन की बात से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दरफुंतनी खुद उन्होंने सबसे पहले छोड़ी थी। अगर आपको याद हो 3 महीने नहीं हुए थे हुकूमत में आए हुए जब उन्होंने कहा था कि अगर हालात ऐसे हुए तो हम अर्ली इलेक्शन के लिए जा सकते हैं। याद है आपको या नहीं है? धरने की दावत भी खुद दी थी, खुद धरने की दावत दी थी। जी वही मैं कह रहा हूं। दूसरी बात यह है, देखिए कल जो कुछ उनके लिए ठीक था आज वो दूसरों के लिए गलत नहीं हो सकता। आप मेरी इस बात को फेंके मत। नहीं देखिए वो असूलन आपकी बात मैं मान गई, मगर क्या इस माहौल के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमी का हाल है, हम इस पोजीशन में भी हैं कि हम अगले साल जो ये मांग रहे हैं फ्रेश इलेक्शंस हम कर सकते हैं? देखिए अब आप तो खुद भी मुनीज़े उनको एक्सक्यूजेस मुहैया फरमा रही हैं। हमारे मुल्क में कब इलेक्शन हुए थे? नहीं सुनिए, आप मुझे बताइए कब हमारे मुल्क में इलेक्शन हुए थे जब हमारी इकोनॉमी जो है आसमान से बातें कर रही थी? कभी भी नहीं हुए। हमेशा यही कहा गया कि बड़ी कॉस्ट पड़ती है जी, इलेक्शन होते हैं। अगर एक चीज को कंसेंसस के साथ गलत, धांधली ज़्यादा, खलाई मखलूक का पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं जिनमें से मैं किसी को ओन नहीं करता हूं, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है तो फिर इलेक्शन की लेजिटिमेसी तो पहले दिन से यानी कंट्रोवर्शियल है। देखिए इलेक्शन के बारे में जो कुछ भी मुतालबात किए जा रहे हैं उनको आप गैर आईनी नहीं कह सकते। देखिए मईशत को इन्होंने हफ्तों में ठीक करना था, नहीं हो रही है वो उनसे। इन्होंने क्या क्या वादे किए थे। सबसे बड़ा डिलेमा ये है तहरीके इंसाफ का कि ये अपने दावों, अपने वादों और अपने इरादों के बोझ तले दब रही है, और उसका जवाब ये पैदा करते हैं कि देखिए जी हमें तो ये काम ही नहीं करने दे रहे। इन्होंने खुद कब काम करने दिया था पिछली हुकूमत को? जरा इनसे पूछ के बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एजाज अवान साहब, सलीम साफी साहब। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान 27 अक्टूबर को इधर इस्लामाबाद आएंगे। अभी तक ये वाजे नहीं हुआ कि दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक साथ देंगे, मगर मौलाना फजल रहमान का यहाँ पे आना बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल है। तो ब्रेक के बाद हम जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल किस सिमत में जा रही है। ब्रेक के बाद नाजरीन, आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 141 ममालिक के हवाले से मुसाफती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आलमी मुसाफत के फहरिस्त में 141 ममालिक में 110वीं नंबर पर है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुसाफती सलाहियत 3 दर्जे कम हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ जो शुमारियात हैं उसके मुताबिक सितंबर के महीने में अफराते ज़र में सालाना सतह पर 11.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है माहिर माशियात कैसर बंगाली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। कैसर साहब, अभी हाल ही में आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है कुछ सनतकारों से, आपको लगता है कि उसके बाद मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी आएगी और सनतकार के जो एक शोबा है उसके अंदर कुछ बेहतरी आएगी?
मुझे नहीं पता क्या बात हुई और क्या फैसले हुए, लेकिन फैसले तो हुकूमत ने करने हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने करने हैं। वैसे नैब से भी एक फैसला आया है और उन्होंने कहा है कि हम सनतकारों को नहीं छेड़ेंगे जब तक कि हमें बैंक की तरफ से एक रिक्वेस्ट नहीं आती कि आप इनके ऊपर तहकीकात करें, अगर इन्होंने टैक्स एवेजन की है या कोई बैंक डिफॉल्ट किया है। तो नैब की तरफ से तो ये आया और कहा जा रहा था कि सनतकारों का जो पहिया है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, सुस्त हो गई है इकॉनमी। तो अगर नैब अपनी पकड़ धकड़ या एक जो डर है नैब का वो कम हो तो आपको लगता है कि ज्यादा तंदुरुस्त होगा यहाँ पे कारोबारी तबका? जी, ये अच्छा फैसला है नैब का। मतलब बुनियादी तौर पे गलत था कि आप जिस तरह से माशरे के हर तबके को आपने क्रिमिनलाइज कर दिया था, तो ये एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि एक इन्वेस्टर है, एक बिजनेसमैन है, जब वो इन्वेस्ट करता है और कारोबार करता है तो वो रियल वेरिएबल्स को देखता है, जिसमें ये है कि रॉ मटेरियल किस प्राइस पे मिलेगा, बिजली किस प्राइस पे मिलेगी, बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी, और जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाता है उस प्रोडक्ट को या नहीं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जो नैब वाला हिस्सा है ये एक लिहाज से एक बिल्कुल ही गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस थी बिज़नेस उसमें, तो हटा दिया तो वो ठीक किया है। लेकिन मईशत को पिकअप करने के लिए और मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप कह रहे हैं मईशत को पिकअप करने के लिए और मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि जो इस हुकूमत ने इस वक्त जो स्टेप्स उठाए हैं, जो इब्तिदाई स्टेप्स उठाए हैं और जिस सिमत में ये हुकूमत जा रही है माशी पॉलिसी के हवाले से, वो बेहतर है? कि इन्होंने जो इंपोर्ट कंप्रेशन की है, इंपोर्ट्स में कमी जो आई है, वो जो फैसले किए हैं वो खुशाइन है। क्योंकि इंपोर्ट को कम करना था, जो गैप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से रुपए की वैल्यू गिर रही थी। लेकिन इस इंपोर्ट कंप्रेशन ने हमारी इकोनॉमी का पहिया भी सुस्त कर दिया है। तो जहां इनको इंपोर्ट कंप्रेशन करनी थी शायद वहां नहीं किया। अगर रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे तो ज़ाहिर इंडस्ट्री नहीं काम करेगी। तो ये इस पे ज़रा नज़रसानी की ज़रूरत है कि जो नौयत है इंपोर्ट कंप्रेशन की वो उसमें थोड़ी तब्दीली करे। लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि जो हमारा बुनियादी जो मसला है वो बजट डेफिसिट का है और वो गैर तरक्याती अखराजात का है। वो हमें ज़रूर कम करना पड़ेगा और तकरीबन 20% गैर तरक्याती अखराजात में कमी करेंगे तो वो तकरीबन 2 खरब रुपए की कमी होगी। उससे हमारी जो रिस्क है वो कम होगा। अगर हमें कर्ज़े लेने हैं तो वो सस्ते रेट्स पे मिलेंगे और कर्ज़े लेने की ज़रूरत भी कम हो जाएगी अगर आपने ये 20% गैर ज़रूरी गैर तरक्याती अखराजात को कम किया। कौन से आप समझते हैं 20% गैर तरक्याती अखराजात है जो कम होने चाहिए? तकरीबन 15 से 20 ऐसे डिविजन्स हैं फेडरल वफाकी तौर पे जो मुकम्मल बंद होने चाहिए। मसलन मतलब एक डिवीज़न है नेशनल हार्मनी, एक डिवीज़न है नेशनल रेगुलेशन, एक डिवीज़न है नेशनल हेरिटेज, फिर हमने पोस्ट ऑफिस का अलग डिवीज़न बना दिया जो कि कम्युनिकेशंस का हुआ करता था। हमने डिफेंस प्रोडक्शन का अलग डिवीज़न बना दिया जो डिफेंस का हिस्सा हुआ करता था। तो ये गैर ज़रूरी है टोटल, इसमें कमी हो सकती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि दिफा में भी कमी करने की ज़रूरत है और वो मैं नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर कहूँगा कि जिसका जंग से ताल्लुक़ नहीं है। हम बंदूक और जो आर्मामेंट्स हैं उसकी बात नहीं कर रहे, वो फ़ौज तो खुद फैसला करेगी क्या ज़रूरी है नहीं है। लेकिन बहुत सारा नॉन कॉम्बैट यानी जिसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो एक्सपेंडिचर है और हमें वाज़ेह है वो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं जो कम करने की ज़रूरत है और वो ज़रूरी है कम करना। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर बंगाली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अब पाकिस्तान के अंदर जो सियासत होगी वो मईशत के पर ही भी होगी, तो इसलिए मईशत के पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। आज के लिए नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।